नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे राजमहल की ओर जहां की दीवारों में भी रहस्य और दर्द की परछाइयां छिपी हैं। यह कहानी है एक राजा और उसके इकलौते बेटे की। राजा जो अपनी पहली रानी की मृत्यु के बाद टूट चुका था, अपने बेटे को मां का प्यार देने के लिए दूसरी शादी करता है। उसे लगा कि नई रानी आने से उसके बेटे की जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नई रानी तो आ गई, लेकिन उस बेटे को मां नहीं मिली। जो औरत उसके जीवन में स्नेह की छाया बनकर आनी थी, वही उसके लिए अंधकार बन गई। सौतेली मां के दिल में उस मासूम के लिए नफरत भरी हुई थी। वह हर समय किसी न किसी तरह से उसे नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचती रहती थीं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की यह मार्मिक और सीख देने वाली कहानी, राजा, रानी और एक मासूम की पीड़ा। साथियों, बहुत पुराने जमाने की बात है। राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत नेक और अच्छा था। इस राजा का एक बहुत नेक, सुंदर और दयालु राजकुमार भी था, लेकिन दुर्भाग्य से जब राजकुमार की उम्र 10-12 साल की हुई तो रानी का देहांत हो गया। राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था। सभी दरबारी जानते थे कि राजा अपने बेटे से प्रेम करता था, मगर रानी से उसका प्रेम अलग था। इस प्रेम की वजह से शुरू में राजा ने दूसरी शादी से मना कर दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मां के देहांत के बाद राजकुमार की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, तो उसने दूसरी शादी कर ली। राजकुमार की सौतेली मां यानी राजा की नई रानी राजा के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, लेकिन वह राजकुमार के लिए अच्छी मां साबित नहीं हो सकी। राजा को अपने बेटे के साथ दूसरी पत्नी के बुरे व्यवहार का पता नहीं चल सका, क्योंकि राजकुमार बहुत ही नेक था और वह अपने पिता को कोई दुख नहीं देना चाहता था। उसे एहसास था कि केवल उसकी वजह से उसके पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, और दूसरी शादी अगर की भी तो वह भी उसी के आराम की वजह से की थी। राजा की उपस्थिति में तो उसकी सौतेली मां उस पर बहुत प्रेम दिखाती थी, लेकिन जब भी राजा सरकारी द्वारों पर जाता या पूरे राज्य के कामों में व्यस्त होता, तो उसकी सौतेली मां उस पर हर तरह के अत्याचार करती, उचित खाना नहीं देती, उसे कड़वी बातें करती, रातों को बार बार जगाकर उसे सताती रहती। इन सारी यातनाओं के बावजूद राजकुमार इतना शरीफ और नेक था कि अपने पिता से कभी कोई शिकायत नहीं करता और न ही उसके सामने मां के साथ ऐसा व्यवहार रखता जिससे राजा को उसकी किसी तकलीफ का एहसास हो सके। जिंदगी के दिन इसी तरह गुजरते रहे। उसकी सौतेली मां रानी वास्तव में इस सोच में रहती थी कि राजा के बाद वारिस किसी राजकुमार को होना है, और अगर उसके घर कोई संतान हो भी गई तो तब भी इस राजकुमार की उपस्थिति में उसका अपना बेटा राजा नहीं बन सकेगा। यही जलन और ईर्ष्या उसे चैन से नहीं रहने देती थी। इसीलिए दिन रात वह राजकुमार को परेशान करती रहती थी और सोचती रहती थी कि किसी न किसी तरह यह राजकुमार मर जाए या फिर पागल हो जाए। एक दिन राजकुमार सौतेली मां के बुरे व्यवहार की वजह से इतना दुखी हुआ कि रोते रोते सो गया। जब राजकुमार को कोई दुख तकलीफ पहुंचती तो वह अपनी मृत मां को याद करता था। आज भी वह सोने से पहले अपनी मां को याद करके रो रहा था और रोते रोते उसी तरह सो गया। अभी उसे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसके सपनों में उसकी मां आ गई। राजकुमार ने राजा से कभी अपनी सौतेली मां की शिकायत नहीं की, लेकिन जब अपनी मां को सपने में देखा तो अपने सारे दुख दर्द उसके सामने खोलकर रख दिए। उसकी मां एक नेक औरत थी। वह सपने में भी अपने बेटे को धैर्य रखने की हिदायत देती रही और दूसरी मां से अशिष्टता न करने का वादा लेती रही। राजकुमार ने सपने में ही मां से वादा किया कि वह कभी अपनी सौतेली मां के साथ अशिष्टता नहीं करेगा। मां ने अपने बेटे का माथा चूमते हुए कहा कि देखो, कल तुम्हारे पिता के दरबार में घोड़े बेचने वाला आएगा। उसके पास बहुत उत्तम नस्ल के घोड़े होंगे और उसके पास एक सफेद घोड़े का बच्चा भी होगा। तुम उसे खरीदने की जिद करना। हो सकता है तुम्हारे पिता कोई और उत्तम नस्ल का घोड़ा खरीदने का आग्रह करें, लेकिन तुम इस घोड़े के बच्चे के लिए जिद करना। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। इतना कहकर मां विदा हुई और राजकुमार की आंख भी खुल गई।
दूसरे दिन वह नहा धोकर तैयार हुआ और राजा के दरबार में जा पहुंचा। वह दरबार में भी जाया करता था। राजा ने राजकुमार को आते देखा तो बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिया। थोड़ी देर बाद पहरेदार ने आकर सूचना दी कि बाहर कोई घोड़े बेचने वाला आया है और वह सिर्फ राजा से मिलना चाहता है। राजा और राजकुमार दोनों घोड़े देखने बाहर आ गए। घोड़े बेचने वाले के पास बहुत ही उत्तम नस्ल के घोड़े थे। इन घोड़ों में एक बहुत ही सुंदर घोड़े का बच्चा भी था। राजा ने अपने लिए घोड़े पसंद कर लिए। राजकुमार ने कहा, मैं भी घोड़ा लूंगा। राजा बोला, बेटा तुम जो भी घोड़ा पसंद करो वह हम ले लेंगे। राजकुमार ने घोड़े के बच्चे की ओर इशारा किया। राजा यह चाहता था कि राजकुमार कोई और नस्ल का घोड़ा चुने, लेकिन राजकुमार की जिद के सामने राजा को हार माननी पड़ी और राजकुमार के लिए घोड़े का बच्चा खरीद लिया गया जो राजकुमार की मां ने उसे सपने में बताया था। राजकुमार के घोड़े के लिए एक अलग अस्तबल बना दिया गया और उसमें घोड़े के बच्चे को बांध दिया गया। राजकुमार अब ज्यादातर अपना समय इस घोड़े के बच्चे के साथ गुजारने लगा। वह उसकी सेवा करता, उसका हर तरह से ख्याल रखता। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से वापसी पर पहले वह अपने घोड़े के पास आता और फिर अपने कमरे में जाता था। उसकी सौतेली मां घोड़े के साथ उसकी दिलचस्पी से बहुत नाराज थी, क्योंकि उसे राजकुमार की कोई खुशी बर्दाश्त नहीं थी। राजकुमार को इसी तरह खुश होते देखना भी उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिलहाल उसके पास घोड़े के खिलाफ कोई कदम उठाने का कारण भी नहीं था। सौतेली रानी के पास एक दासी थी जो उसी की तरह शैतान सोच रखती थी। एक दिन उसने दासी को विश्वास में लेकर राजकुमार को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। रानी ने दासी से कहा कि कोई ऐसा तरीका ढूंढो कि राजकुमार का काम तमाम हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। दासी ने रानी को सलाह दी कि राजकुमार को जहर दे दिया जाए। आजकल गर्मियों का समय है। जब राजकुमार स्कूल से आता है तो खाना खाने के बाद एक खास किस्म का शरबत जरूर मांगता है। जब उसे शरबत दी जाती है तो वह बहुत शौक से पीता है। मेरे पास एक ऐसा जहर है जिसको पीकर पीने वाला तुरंत नहीं मरता, बल्कि कई महीनों बीमार रहकर धीरे धीरे मर जाता है। इस तरह किसी को जहर का शक भी नहीं होगा और राजकुमार भी कुछ महीनों बाद मर जाएगा। यह कहने के बाद उसने इस बात को राज रखने का भारी मुआवजा मांगा। रानी को मुआवजा देना तो बहुत बुरा लगा, लेकिन वह राजकुमार को अपने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थी। अगले दिन जब राजकुमार हमेशा की तरह स्कूल से सीधे अपने घोड़े के बच्चे के पास पहुंचा तो उसे आंसू बहाते देखकर बहुत परेशान हुआ। राजकुमार ने मूक घोड़े से रोने का कारण पूछा तो उसे इंसानों की तरह बोलते देखकर राजकुमार डर गया और हैरान भी हुआ। राजकुमार को परेशान देखकर घोड़े के बच्चे ने कहा, राजकुमार साहब, आप न तो डरें और न ही हैरान हों। मैं परिजात हूं और आपकी माताजी के आग्रह पर आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया हूं। राजकुमार को अपनी मां का सपने में आकर घोड़े का बच्चा खरीदने की हिदायत याद आ गई। यह सुनकर उसका डर खत्म हो गया और हैरानी भी। राजकुमार घोड़े से बोला, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे अपनी माताजी के सपने में आकर घोड़े का बच्चा खरीदने की बात बहुत अच्छी तरह याद आ गई है, लेकिन यह तो बताओ कि आज तुम रो क्यों रहे हो? घोड़े के बच्चे ने राजकुमार से कहा, यह जो तुम्हारी सौतेली मां है ना, आज उसने तुम्हें मारने की योजना बनाई है। रानी ने अपनी एक दासी से मिलकर तुम्हारे शरबत में जहर मिला दिया है। बस तुम ऐसा करना कि तुम्हारी सौतेली मां या दासी जितनी भी जिद करे, तुम वह शरबत किसी भी हालत में न पीना। बाकी जो भी खाने पीने की चीजें हैं वह चीजें आराम से खा पी सकते हो। बस इसी गम में मुझे रोना आ रहा था कि मां होते हुए भी वह आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। तुम्हारे पिता भी तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि अगर तुम उनको यह सारे हालात बता भी दो तो राजा कभी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। इसलिए तुम फिलहाल हालात अच्छे होने का इंतजार करो और समय का इंतजार करो। राजकुमार सारी कहानी सुनकर संतुष्ट हो गया और हमेशा की तरह स्कूल बैग अपने कमरे में रखकर अपना कपड़ा बदलकर जब खाने की मेज पर पहुंचा तो सभी चीजों के विपरीत अपनी सौतेली मां को अपने करीब पाया।
अगर घोड़े के बच्चे परिजात ने राजकुमार को सारी सच्चाई न बताई होती तो वह यकीनन हैरान रह जाता। सौतेली मां ने बहुत प्यार से उसे खाना परोसा और साथ ही साथ प्रेम भरी बातें भी की। खाने से फुर्सत होकर राजकुमार का नियम था कि वह एक खास शरबत जरूर पीता था। उसकी सौतेली मां ने जब उसे शरबत परोसा तो उसने वह पीने से मना कर दिया और दिल न चाहने का बहाना बनाकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उसकी सौतेली मां ने कमरे में आकर भी बहुत आग्रह किया, लेकिन राजकुमार राजी न हुआ। सौतेली मां इस बात पर हैरान भी थी और परेशान भी। उसने अपनी खास दासी को बुलाकर सारा हाल उसके सामने रखा। दासी ने कहा कि कल ऐसा करेंगे कि इसके कड़ी में जहर मिला देंगे, फिर देखेंगे यह कैसे बचेगा। दासी की बात सुनकर रानी की आंखें चमकने लगीं। अगले दिन जब राजकुमार स्कूल से वापस आया तो हमेशा की तरह वह अपने घोड़े के बच्चे के पास गया। आज भी उसे रोते हुए पाया तो रोने का कारण पूछा। घोड़े के बच्चे ने उसे बताया, आज तेरी सौतेली मां ने खाने में जहर मिला दिया है, बाकी किसी चीज में जहर नहीं है। आज एक नई बात यह हुई है कि मां ने तेरे लिए शरबत के बजाय लस्सी का इंतजाम किया है। तुम मेज पर रखी हर चीज खा सकते हो, लेकिन कड़ी भूल कर भी न छूना। उधर घोड़े का बच्चा यह बातें बता रहा था और उधर दासी दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। दूर से वह कोई बात न सुन सकी, लेकिन राजकुमार को सिर हिलाते और घोड़े के बच्चे से फुसफुसाते देखकर दासी बहुत हैरान हुई। उधर राजकुमार अपना कपड़ा बदलकर खाने की मेज पर जा पहुंचा और अपनी सौतेली मां को अपने करीब मौजूद पाया। इसने 2 घूंट पानी पीने के बाद रोटी का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा और लस्सी का गिलास मुंह को लगाया तो मां ने बड़े प्यार से कड़ी की प्लेट उसकी ओर सरकाते हुए कहा, देखो, आज तो यह कड़ी खुद मैंने अपने हाथों से तैयार की है। तुम्हें मालूम है कि रानी का यह काम नहीं होता, लेकिन आज मुझे ख्याल आया कि मैं सिर्फ रानी ही नहीं, तुम्हारी मां भी हूं, तो क्यों ना खुद तुम्हारे लिए कड़ी बनाऊं। बहुत स्वादिष्ट है, जरा खाकर तो देखो। राजकुमार ने लस्सी के साथ टुकड़ा निगलने के बाद अदब से बोला, वाह, क्या बात है, आपके हाथ से बनी इस लस्सी की जिंदगी में पहली बार इतनी स्वादिष्ट लस्सी पीने को मिली है। आज गर्मी भी बहुत है, इसलिए मैं आज लस्सी से ही रोटी खाऊंगा और खूब सारी लस्सी भी पीऊंगा। उसकी सौतेली मां ने बहुत चाहा कि एक निवाला वह करी के साथ खा ले, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह राजकुमार को इस बात पर राजी न कर सकी। राजकुमार रोटी खाने के बाद अपने कमरे में चला गया तो रानी ने फिर अपनी दासी को बुलवा भेजा और राजकुमार के करी न खाने का सारा मामला दासी के सामने रखा। दासी ने बड़े रहस्यमय अंदाज में रानी से कहा, मुझे शक है कि वह जो घोड़े का बच्चा है वह कोई आम घोड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि वह इंसानों की तरह बातें करता है। मैं दूर होने की वजह से उनकी बातें तो नहीं सुन सकी, लेकिन जिस अंदाज में घोड़ा राजकुमार के कान में मुंह लगाकर कुछ फुसफुसा रहा था और जिस अंदाज में राजकुमार सिर हिला रहा था, मुझे वह बहुत ही अजीब महसूस हुआ। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे वह एक दूसरे से बातें कर रहे हों। रानी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने हैरत से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि घोड़े भी इंसानों की तरह बातें करें? यह सुनकर दासी ने भी कहा, लेकिन आप यह सोचिए कि जब हमने उसके शरबत में जहर मिलाया तो राजकुमार ने शरबत पीने से मना कर दिया, और जब आज हमने उसकी करी में जहर मिलाया तो आज उसने करी का एक निवाला तक नहीं छुआ। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि कोई है जो उसको ऐसा करने से रोक रहा है? यहां पूरे महल में राजकुमार की किसी से दोस्ती भी नहीं और न ही वह किसी के पास जाता है। हाँ, जब वह स्कूल से आता है तो अपने घोड़े के बच्चे के पास पहले जाता है, फिर कहीं और कोई काम करता है। रानी को दासी की बातें अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई और उसने फैसला कर लिया कि वह इस घोड़े के बच्चे को अपने रास्ते से हटाकर ही दम लेगी। फिर देखेगी कि राजकुमार को इसके खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश का पता कैसे चलता है। उसने अपनी दासी की मदद से अपने खास वैद्य को बुला भेजा। जब वैद्य आया तो रानी ने उसको भारी मुआवजे का लालच देकर अपने काम पर राज्य कर लिया। योजना के अनुसार एक दिन वह सुबह सुबह जोर जोर से तड़पने और चीखने लगी। राजा घबराकर उठ बैठा। अरे क्या हुआ कहकर चिल्लाता ही रह गया,
लेकिन रानी कोई जवाब देने के बजाय धोखे से तड़पती रही। जब उसका चीखना, चिल्लाना और तड़पना बंद न हुआ तो राजा ने अपने खास वैद्य को बुलवा भेजा। वह भी घबराने और परेशान होने का अभिनय करते हुए हाजिर हुआ और राजा से मामला पूछा। राजा ने अपनी रानी की स्थिति के बारे में वैद्य को बताया। वैद्य ने जांच करने की इच्छा जाहिर की तो तुरंत उसका इंतजाम कर दिया गया। जब वैद्य कमरे में प्रवेश हुआ तो योजना के अनुसार रानी उसी तरह तड़पती और चिल्लाती पाई गई। कई दवाओं की मदद से रानी को काबू में करने के बाद वैद्य ने उसकी जांच की। जांच के बाद उसने घबराते हुए राजा को बताया कि आपकी रानी सिर्फ 8 घंटे की मेहमान है। उन्हें बचाना है तो तुरंत एक घोड़े के बच्चे का दिल भूनकर खिलाया जाए, वरना इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। राजा यह सुनकर बहुत घबराया। तुरंत उसके पास घोड़े का एक ही बच्चा था। वह यह भी जानता था कि घोड़े के बिना उसका राजकुमार शायद ही जिंदा रह सके। राजा ने यह जरूरी समझा कि वह अपने बच्चे को राजी करे। उसने कसाई का इंतजाम करवाया और रानी के लिए घोड़े के बच्चे का दिल भूनकर खिलाने का फैसला किया। राजकुमार वैसे भी सुबह सुबह उठने का आदी था, लेकिन महल में मची चीख पुकार की वजह से वह पहले ही परेशान हो चुका था। उसे महल में होने वाली साजिशों का पता पहले ही घोड़े के बच्चे से हो चुका था, क्योंकि वह जानता था कि उसका पिता मेरी सौतेली मां से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए न तो उसके बताने पर उसकी बातों पर यकीन करेगा और न ही कोई कार्यवाही करेगा। उसकी मृत मां की प्रकृति ऐसी थी जिसमें बड़ों का सम्मान न करने की हिदायत थी। सपने में भी उसकी मां ने यही सलाह दी थी कि वह समय और हालात का इंतजार करे। घोड़े के बच्चे ने भी उसे सारी स्थिति बता दी थी और समझा दिया था कि उसे क्या करना है। इसलिए वह मानसिक तौर पर हर बात के लिए तैयार था। राजा अपने राजकुमार के पास आया और रानी की बीमारी तथा घोड़े का दिल भूनकर खिलाने की बात कही। राजकुमार ने तमाम सच्चाई मालूम होने के बावजूद इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि वह सब जानता है। बस इतना कहा कि जब आपने इरादा कर ही लिया है तो मुझे घोड़े के बच्चे को ज़बह करने से पहले इस पर बैठकर 3 चक्कर लगाने की इजाजत जरूर दीजिएगा। राजा को इस बात का यकीन ही नहीं था कि राजकुमार इतनी जल्दी राजी हो जाएगा। घोड़े के बच्चे की पीठ पर बैठकर 3 चक्कर लगाने की बात आम सी थी, जिस पर राजा को क्या आपत्ति हो सकती थी। राजा ने खुशी खुशी राजकुमार को चक्कर लगाने की इजाजत दे दी। सूरज निकलते ही कसाई बुला लिया गया। महल के आंगन में कसाई को बिठाकर घोड़े के बच्चे को लाया गया। सब मिलकर घोड़े के बच्चे परिजात को बांध दिया गया। इतने में राजकुमार भी आ गया। तन पर सामान्य कपड़े थे और आंखें बता रही थीं कि वह रात भर जागता रहा और रोता भी रहा। राजा अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसे क्या मालूम था कि राजकुमार वास्तव में क्यों परेशान था। राजकुमार घोड़े के बच्चे की पीठ पर सवार हुआ। महल की दीवारों पर बहुत गहरी नजर डाली। राजा को यूं देखा जैसे विदाई के अंदाज में कोई देखा करता है और घोड़े को हल्की सी ऐंठ लगाई। घोड़े ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। शहर का एक चक्कर लगाया। घोड़े ने दूसरा चक्कर थोड़ी तेज गति से लगाया। महल में मौजूद सारे गुलाम, दासियां और सेवक यह नजारा देख रहे थे। तीसरे चक्कर में घोड़े की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई और जो ही तीसरा चक्कर पूरा हुआ, परिजात घोड़ा तेजी के साथ आकाश में ऊंचा उठा। सबने देखा कि अचानक उसके शरीर पर बड़े बड़े पंख दिखाई दिए और वह किसी हवाई जहाज की तरह सबको हैरान परेशान छोड़कर आंखों से गायब हो गया। उड़ान भरने वाला परिजात घोड़ा राजकुमार को उड़ाता हुआ उसके अपने राज्य की सीमाओं से निकलकर दूसरे राजा की सीमाओं में ले आया और उसकी राजधानी के करीब एक जंगल में उतरा। परिजात घोड़ा इतना तेज गति वाला था कि सैकड़ों मील का यह फासला इसने कुछ ही मिनटों में तय कर लिया। परिजात घोड़े ने राजकुमार को जमीन पर उतारा और उसकी मृत मां का संदेश सुनाया कि वह एक खास अवधि तक यहाँ रहेगा। उसे अपनी रोजी रोटी का खुद इंतजाम करना है, खूब मेहनत करनी है और हिम्मत नहीं हारनी, निराश भी नहीं होना। कुछ साल बाद हालात अच्छे हो जाएंगे और वह अपने ही राज्य का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कब और कैसे होगा यह उससे आखिरी समय तक छुपाया जाएगा।
इसके बाद परिजात घोड़े ने उसे इजाजत मांगी और चलते चलते अपनी अय्याल का एक बाल तोड़कर राजकुमार को दे दिया और कहा कि जब भी तुम इसे रगड़ोगे मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जिस काम के लिए मुझे बुलाया जाए वह ऐसा काम हो जो तुम खुद किसी भी हाल में न कर सको। यह कहकर परिजात घोड़ा राजकुमार को छोड़कर गायब हो गया। राजकुमार जानता था कि वह बहुत सुंदर है और कम उम्र का भी, इसलिए जब वह शहर में प्रवेश करेगा तो लोग खामखाह उसकी ओर आकर्षित होंगे। उसने अपने कपड़ों पर खूब धूल मिट्टी डाली और हाथ मुंह भी गंदे कर ली। शहर यहां से बहुत दूर नहीं था, समय भी दोपहर से पहले का था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई काम धंधा मिल जाएगा और हो सकता है कोई रहने का ठिकाना भी मिल जाए। जब वह शहर में प्रवेश हुआ तो उसने बाजार में एक बहुत बड़ी सी दुकान देखी जिस पर शाही ठठेरा लिखा हुआ था। वह अपने जमाने के ठठेरों के ठाट बाट से अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि वह खुद भी राजा का बेटा था। उसे मालूम था कि शहर में ठठेरों की बड़ी आमदनी होती है। आम आदमी तो आम आदमी, राजा तक इनके बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। यह ठठेरा इस राज्य के राजा का शाही ठठेरा था। यह भी पता था कि ठठेरे को एक कम उम्र नौजवान की जरूरत थी, क्योंकि बड़ी उम्र के आदमियों को महल में जाने की इजाजत नहीं होती थी। यह वह समय था जब राजकुमारियां पर्दा करती थीं। उन्हें भी इस बात की इजाजत नहीं होती थी कि वे अजनबी और बड़ी उम्र के आदमियों के सामने आएं। जब राजकुमार ठठेरे की दुकान में प्रवेश हुआ और मजदूरी करने की इच्छा जाहिर की तो ठठेरा बहुत खुश हुआ। राजकुमार ने सोचा कि वह तो ठिकाना ढूंढने निकला था और भगवान ने मेरे लिए पहले ही जगह बनाकर रखी है। वह दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन ठठेरे के सामने उसने किसी खुशी का इजहार नहीं किया और उसकी शर्तों पर ऐसा प्रभाव डाला जैसे उसकी बातें मेरे दिल को स्वीकार हो रही हैं। वह महल जाने से पहले अपनी सुंदरता छुपाने के लिए अपने मुंह पर खूब कालिख मल लिया करता था। जब वह पहली बार महल में प्रवेश हुआ तो उसने महल के सुंदर भाग में 4 राजकुमारियों को घूमते देखा। राजकुमारियों ने जब एक कम उम्र नौजवान को पहली बार महल में प्रवेश करते और तांबे के बर्तन ले जाते देखा तो उन्हें बहुत हैरत हुई, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि ठठेरे के पास कोई कम उम्र नौजवान था ही नहीं। फिर कम उम्र नौजवान भी ऐसा जो अपने मुंह पर कालिख मलकर आया हुआ था। गौर से देखने पर राजकुमारियों को एहसास हुआ कि लड़का तो बेहद सुंदर और गोरा है। मुंह पर कालिख मलकर आने में इसका क्या राज हो सकता है? बात तो यकीनन सोचने की थी। इन राजकुमारियों में जो सबसे कम उम्र की थी वह बड़े गौर से राजकुमार को देखने लगी। राजकुमारी को न जाने क्यों इस लड़के में कोई खास बात और आकर्षण महसूस हुआ जो किसी और कम उम्र नौजवान में उसने कभी महसूस नहीं किया था। अब राजकुमार जब भी तांबे के बर्तन कलाई के लिए लेने या कलाई करने के बाद वापस करने आता, राजकुमारी उसको बड़े गौर से देखती और सोचती, मुझे इसमें कोई छुपा हुआ राजकुमार क्यों दिखाई देता है। एक दिन राजकुमारी से सब्र न हो सका और उसने किसी की परवाह किए बगैर राजकुमार को रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने हैरत जाहिर करते हुए कहा, मैं ठठेरे का नौकर हूं, उसका सेवक हूं, जिसके बदले में मुझे 2 समय की रोटी और रहने के लिए जगह मिलती है। राजकुमारी ने कहा, तुम लगते तो बहुत सुंदर हो, लेकिन अपने मुंह पर इतना काला क्यों करते हो? राजकुमार बोला, एक तो यह कि पता नहीं मैं तुम्हें सुंदर क्यों लगता हूं। मेरी तारीफ तो कभी मेरी सौतेली मां ने भी नहीं की। रही काला मलने की बात तो पता नहीं मुझे यह सब कुछ क्यों अच्छा लगता है। राजकुमारी ने एक नजर इधर उधर देखा और किसी को अपनी तरफ ध्यान न पाकर अपनी मुट्ठी में दबी 2 सोने की अशर्फियां निकालकर राजकुमार को दे दी और कहा, यह मैं इसलिए दे रही हूं कि अब तुम जब भी महल में आओ तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और साफ सुथरे होकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें राजकुमार जैसा देखना चाहती हूं। यह कहकर उसने जबरदस्ती 2 अशर्फियां राजकुमार के हवाले की और महल की ओर दौड़ गई। राजकुमार को उसकी बातें बहुत ही अजीब सी लगीं। वह यह भी जानता था कि यह सोने की अशर्फियां उसकी किस्मत बदल सकती हैं, लेकिन वह इनका करता भी क्या? वह अपने राज्य जा नहीं सकता था।
जब तक मां का आदेश नहीं आ जाता और अपना रूप बदल नहीं सकता था। इस डर से कि कहीं ठठेरा अशर्फियों को देखकर उसे चोर न समझने लगे, राजकुमार ने अशर्फियां गिनकर घर में एक गुप्त जगह छुपा दी ताकि किसी उचित समय में उन्हें काम में ला सके। अब राजकुमार जब भी महल जाता तो वह राजकुमारी को किसी न किसी बहाने अपनी प्रतीक्षा करते पाता। वह हमेशा की तरह उसको सोने की अशर्फियां जरूर देती और रूप अच्छा करने को कहती। साथ ही साथ वह शिकायत भी करती कि जब मैं अशर्फियां देती हूं तो तुम अपना रूप इंसानों जैसा बनाकर क्यों नहीं आता। ऐसे मौके पर राजकुमार कोई न कोई उचित बहाना बना लिया करता था और सच पूछो तो राजकुमारी भी राजकुमार को अच्छी लगने लगी थी। लेकिन वह किसी भी हालत में अपनी वास्तविकता बताना नहीं चाहता था। दिन, महीने, साल गुजरते रहे। राजकुमार अब काफी बड़ा हो चुका था। ठठेरा भी उससे बहुत प्रेम करने लगा था क्योंकि राजकुमार को सेवक रखने के बाद इसका काम और भी उन्नति पा गया था। महल से तो उसकी आमदनी में वृद्धि हुई ही थी। बड़े बड़े मंत्रियों के घरों से भी बहुत बर्तन आने लगे थे। इसलिए वह राजकुमार की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। उधर राजकुमारी अब इस उम्र पर पहुंच चुकी थी कि उनकी शादियां कर दी जाएं और उन्हें अपने अपने घरों को भेज दिया जाए। जिस राज्य में राजकुमार मौजूद था वहां का एक अजीब रिवाज था जो सदियों से चला आ रहा था। जब भी किसी राजकुमारी की शादी तय होती, पूरे शहर में ऐलान होता कि सारे इच्छुक व्यक्ति हाजिर हो जाएं। राजकुमारी एक बड़ी सी कुर्सी पर अपने पूरे पर्दे में बैठ जाती थी। इच्छुक अमीर गरीब सारे एक एक करके राजकुमारी के करीब से गुजरते और राजकुमारी इनमें से जिसको पसंद कर लेती उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती थी। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपने लिए एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति के लड़के को चुना। कुछ ही समय के बाद उसकी शादी बहुत धूमधाम के साथ धनी व्यक्ति के बेटे के साथ हो गई। इसी तरह बाकी दो बहनों की शादियां मंत्रियों और अमीरों के बेटों के साथ संपन्न हुई। इस सारे समय में 2 साल और गुजर गए। अब सबसे छोटी की बारी थी। इसके उम्मीदवारों में खुद ठठेरा भी था। यह ठेरा उम्र में काफी बड़ा था, लेकिन भगवान ने उसे ऐसी सुंदर शक्ल दी थी कि वह जवान ही लगता था। राजा का ठठेरा था, इसलिए खूब धनवान था, सुंदर भी बहुत था और कई बार वह छोटी राजकुमारी को देख भी चुका था। इसके दिल में भी उसे पाने की इच्छा थी, इसलिए इसने बड़ी राजकुमारी के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं किया था। उधर राजकुमार के दिल में भी राजकुमारी ने जगह बना ली थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना वह भी अपनी किस्मत आजमाए। इसने वही रूप बनाया जिसमें वह महल में जाया करता था, बल्कि आज तो कुछ ज्यादा ही कालिक मुंह पर मली थी। ठठेरा उससे काफी आगे था और यह कतार में काफी पीछे था। कतार चलती रही। ठठेरा भी राजकुमारी के करीब से गुजरा। राजकुमारी ने ठठेरे को पहचान तो लिया, मगर अपनी किसी पसंद का इजहार नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता करके सब अमीर, मंत्री और सभी गुजरते रहे, लेकिन राजकुमारी की निगाहें न जाने किसको तलाश कर रही थीं। इतने में उसकी नजर कतार में दूर खड़े ठठेरे के नौकर पर पड़ी। इसका रूप देखकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन जो ही वह उसके करीब से गुजरा, राजकुमारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी की इस हरकत पर राजा परेशान और भीड़ हैरान हो गई। राजा ने तुरंत ऐलान किया कि शायद उसकी बेटी से कोई गलती हो गई है, इसलिए कल सारे लोग दोबारा हाजिर हों। राजकुमारी बेचारी कुछ कर नहीं पाई, लेकिन राजा के आदेश को कैसे टाला जा सकता था। ऐलान होते ही राजकुमार तेजी के साथ घर रवाना हुआ और ठठेरे से पहले ही घर में प्रवेश हो गया। ठठेरा घर आया तो उसने राजकुमार पर खूब सख्ती की और अगले दिन कमरे और घर के सारे दरवाजों में ताले लगाकर उम्मीदवारों की कतार में खड़ा हो गया। राजकुमार ने जब अपने आप को इस तरह कैद पाया तो बहुत परेशान हुआ। अचानक उसे परिजात घोड़े के बाल का ख्याल आया, जिसे वह हमेशा अपने पैर के साथ बांध कर रखता था। इसने तुरंत वह बाल पैर से खोला और दीवार से रगड़ा तो परिजात घोड़ा पलक झपकते ही हाजिर हो गया। क्या आदेश है? उसने सवाल किया। राजकुमार बोला, तुम सारे ताले खोल दो और जब मैं वापस आऊं तो ताले बंद कर देना। ताले खोल दिए गए। राजकुमार ने एक बार फिर वही रूप बनाया और उम्मीदवारों की कतार में सबसे पीछे खड़ा हो गया। जो भी उसको देखता पागलों की तरह हैरान होता।
कतार आगे बढ़ती गई, यहां तक कि सारे उम्मीदवार राजकुमारी के करीब से गुजर गए। लेकिन राजकुमारी को तो आज भी ठठेरे के नौकर की तलाश थी, जिसे वह काफी देर पहले देख चुकी थी। राजा और रानी भी हैरान थे कि आखिर राजकुमारी को कोई भी अभी तक क्यों पसंद नहीं आया। जब ठठेरे का नौकर करीब से गुजरा तो राजकुमारी ने फिर उसी का हाथ पकड़ लिया। ऐसा तो कभी सदियों के इतिहास में नहीं हुआ था, क्योंकि राजा ने बात बनाकर किसी न किसी तरह राजकुमारी के आज के इस फैसले को भी नादानी का नाम देकर अगले दिन पर टाल दिया। ठठेरा भी हैरान था कि आखिर यह नौकर यहां आया कैसे। वह तो उसे तालों में बंद करके आया था। दरवाजे पर लगाए गए ताले दोनों असाधारण थे, जिन्हें एक अकेला इंसान तो क्या, कई आदमी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते थे। अगर इसने दोनों चीजें तोड़ दी होती तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए इसने फैसला कर लिया कि वह इस नुकसान की कीमत राजकुमार से हर हाल में वसूल करेगा और साथ ही साथ उसे सजा भी देगा। जब ठठेरा अपने महल जैसे घर पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि सारे घर के दरवाजे सही सलामत थे, बल्कि ताले भी इसी तरह लगे हुए थे। इसने घबराकर अपनी जेबों की तलाशी ली तो तालों की चाबियां भी उसकी अपनी जेब में मौजूद थीं। ताले खोलकर जब वह घर के उस कमरे में प्रवेश हुआ जिसमें राजकुमार को बंद करके गया था, तो वह यह देखकर हैरान हुआ कि राजकुमार तो इस कमरे में मौजूद था। वह यह सब देखकर यह बात भूल गया कि उसने राजकुमार को सजा देने का सोचा था। वह सोचने लगा, या तो जिसको राजकुमारी बार बार पकड़ रही है और जिसके साथ शादी को तैयार है वह कोई और है, या फिर यह राजकुमार ही कोई जादूगर है। इसलिए उचित यही होगा कि राजकुमार को कुछ न कहा जाए। वह डर कर राजकुमार को कुछ कहे बगैर ही कमरे से लौट गया। तीसरे दिन राजकुमार को बहुत मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ दिया गया और उनके सिरों पर बड़े बड़े ताले लगा दिए। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया गया और बाहर के मुख्य दरवाजे में जंजीर चढ़ा दी गई। खुद जाकर वह उम्मीदवारों की कतार में खड़ा हो गया। अचानक उसकी नजर कतार के आखिरी सिरे पर खड़े अपने नौकर पर पड़ी, जिसने हमेशा की तरह अपने मुंह पर कालिख मली हुई थी। यह देखकर तो उसे चक्कर आने लगे कि आखिर वह यहां तक कैसे पहुंचा। उसे क्या मालूम था कि उसके घर से रवाना होते ही राजकुमार ने घोड़े के बाल को रगड़ा था, जिसकी वजह से परिजात घोड़ा हाजिर हो गया था और जिसने सारे ताले और जंजीरें खोल दी थीं। जब राजकुमार राजकुमारी के करीब से गुजरा और राजकुमारी ने इसकी ओर कोई ध्यान न दिया, तो वह हमेशा की तरह नतीजे का ऐलान सुने बगैर ही अपने घर की ओर लौट गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि मुख्य दरवाजे को उसी तरह जंजीरों में बंद पाया। आंगन में भी ताला लगा हुआ था, लेकिन जब वह कमरे में प्रवेश हुआ तो सारी जंजीरें और ताले खुले हुए थे और उसका नौकर वहां मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर एक कागज पर पड़ी, जिस पर बड़े अदब के साथ लिखा था कि मैं आज जा रहा हूं। अगर राजकुमारी मुझे पसंद कर लेगी तो न जाने मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं, क्योंकि राजा मुझे बहुत नापसंद करता है, जबकि राजकुमारी मुझे एक अवधि से पसंद करती चली आ रही है और हर रोज वह मुझे सोने की 2 अशर्फियां भी केवल इसलिए दिया करती थी कि मैं अपना रूप ठीक करके महल में आया करूं। लेकिन मैं अपनी हैसियत को पहचानता था और आपका वफादार रहना चाहता था। अब तक अशर्फियों की शक्ल में कई किलो सोना जमा हो चुका है, जो मेरे नक्शे के अनुसार जगह पर छुपाया हुआ है। कुछ मिनट बाद यह सारी लिखावट और नक्शा मिट जाएगा, इसलिए आप इसके मिट जाने से पहले ही वह जगह तलाश कर लें। मेरी ओर से इजाजत है कि इसे आप जितना चाहें इस्तेमाल करें। दूसरी ओर ज्यों ही राजकुमार राजकुमारी के पास से गुजरा, राजकुमारी ने फिर उसी का हाथ थाम लिया। राजा और रानी ने सारे मौजूद लोगों से जाने को कहा। राजकुमारी और ठठेरे के नौकर को अकेले में ले जाकर राजकुमारी से कहा गया, क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? यह ठठेरे का नौकर है। क्या तुम अपने होश हवास में इसे अपना पति बनाना चाहती हो? राजकुमारी ने इस बात में सिर हिला दिया तो राजा ने कहा, फिर याद रखो, मैं न तो तुमको और न ही इस ठठेरे के नौकर को अपने महल में रहने दूंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति से भी तुमको बेदखल करता हूं। शादी के बाद मेरे सिपाही तुम दोनों को जंगल में छोड़ आएंगे। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, तुम जिंदा रहो या कोई जंगली जानवर
तुम दोनों को खा जाए, क्या इस शर्त पर भी तुम इस ठठेरे के नौकर से शादी करना पसंद करोगी? राजकुमारी का जवाब अब भी वही था, जिस पर रानी और राजा को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को हैरत हुई कि आखिर राजकुमारी को इस ठठेरे के नौकर में कौन से खास गुण नजर आ रहे हैं। शादी के बाद शाही आदेश के तहत दोनों को अगली सुबह घने जंगल में, जहां हर किस्म के खतरनाक पक्षी और जानवर पाए जाते थे, वहां छोड़ दिया गया। जंगल के अंत पर एक ऊंचा पहाड़ था। राजकुमार, जो रात ही को महल के एक सुनसान हिस्से में अपने परिजात घोड़े को बुलाकर अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में बता चुका था, इसने आकर उसे आश्वासन दिला दिया था कि जो भी आपके साथ हो रहा है या होने वाला है, वह सब आपकी माताजी की मंशा के अनुसार है। आपको अब भी अपनी सच्चाई सबसे छुपा कर रखनी है, यहां तक कि अपनी होने वाली पत्नी के सामने भी सच्चाई नहीं खोलनी। निराश नहीं होना। जंगल का कोई भी जंगली जानवर आप दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि यह सब आपके रक्षक होंगे। जब राजा के सिपाही आपको छोड़कर जाएंगे, आप दोनों पहाड़ की ओर चले आइएगा। वहां एक गुफा होगी, वहां निवास करना। राजा के सिपाहियों ने दोनों को जंगल में छोड़कर वापस चले गए तो राजकुमारी का मारे डर के बुरा हाल हो गया। लेकिन वह यह देखकर बहुत हैरान हुई कि ठठेरे का नौकर राजकुमार बहुत खुश नजर आ रहा था। चाल में ऐसा मर्दानापन इसने आज तक किसी में न देखा था। उसे पहली बार लगा जैसे वह कोई राजकुमार हो। यह देखकर उसका डर जैसे जाता रहा। राजकुमारी ने कहा, अब क्या होगा? हम कहां सिर छुपाएंगे? राजकुमार बोला, जब तक जिंदगी की सांसें भाग्य में हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। तुम मत घबराओ, कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर मिल जाएगी जहां हम रह सकें। ठठेरे के नौकर की बातें सुनकर उसे काफी तसल्ली हुई। राजकुमार पहाड़ की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में खतरनाक अपराधियों और जंगली जानवरों को देखकर राजकुमारी को डर लगा तो राजकुमार ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, भगवान हमारी जरूर सुरक्षा करेगा और कोई भी मौत से पहले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोपहर से पहले वह पहाड़ के करीब पहुंच गए, जहां ऊंचाई पर उन्हें गुफा दिखाई दी। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा, गुफा बाहर से तो काफी छोटी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से एक विशाल कमरे के बराबर थी। राजकुमारी जो ही अंदर प्रवेश हुई, उसे यूं लगा जैसे वह किसी की सुरक्षा में आ गई हो। सारा डर दूर हो गया, उसके सारे अंग शांत हो गए। यह स्थिति देखकर जैसे उसे बड़ी राहत मिल गई। वह गुफा में मौजूद एक बिस्तर के आकार के पत्थर पर लेट गई। उसे यूं लगा जैसे वह आराम का गद्दा हो। राजकुमारी को बहुत हैरत हुई। ठठेरे के नौकर ने राजकुमारी को संतुष्ट देखा तो बोला, वह बाहर जाकर माहौल का जायजा लेना चाहता है और दोपहर के साथ साथ शाम के खाने और पीने का भी इंतजाम करना चाहता है। कल के बारे में कल सोचेंगे। यह कहकर वह बाहर निकला। कुछ ही दूर उसको पानी का एक झरना भी मिल गया। कुछ ऐसे पत्थर भी मिल गए जिनको बर्तनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। घर के करीब ही ऐसा घड़ा भी मिल गया जिसमें काफी पानी जमा किया जा सकता था। सबसे पहले उसने पानी जमा किया, फिर पेड़ों की मुख्तलिफ शाखों को तोड़कर बहुत से भाले बनाए ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। धनुष बनाई, तीर भी बनाए, फिर तीर कमान के जरिए 4 बड़े पक्षियों का शिकार किया और घर की ओर वापस लौटा तो राजकुमारी को घर में संतुष्ट पाकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने मिलकर पक्षियों को भुना और खाया। एक तो भूख और दूसरी ओर इस तरह का कुदरती माहौल। राजकुमारी को खाने में कितना आनंद आया, जो महल के बेहतरीन से बेहतरीन पकवान खाकर भी नहीं आया था। दिन इसी तरह गुजरते रहे। राजकुमार जंगल से लकड़ी काटकर जमा करता, उनको बेचने शहर जाता। जो रकम मिलती उनमें से जरूरत की खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चीजें भी खरीद लाता। कुछ दिनों बाद उसके पास इतनी रकम जमा हो गई कि उसने एक गद्दा गाड़ी खरीद ली। गद्दा गाड़ी की वजह से उसे शहर आने जाने में आसानी हो गई और आमदनी में भी वृद्धि हो गई। राजकुमारी अब जानवरों से परिचित हो गई थी। उसे हैरत थी कि जंगल के सारे जंगली जानवर और पक्षी इनको ना तो कुछ कहते थे और ना ही इनका व्यवहार गैर दोस्ताना था। राजकुमारी को ऐसा भी लगता था जैसे दिन रात वह इसकी ओर ठठेरे के नौकर की सुरक्षा करते हैं।
वह घर के आसपास और ऊंचे पेड़ों पर सैनिकों की तरह पहरा देते हुए महसूस होते थे। राजकुमारी को यकीन हो चला था कि ऐसा सब कुछ ठठेरे के नौकर की वजह से है। वह बहादुर, निडर, बेहद मेहनती इंसान है और शायद वह कोई राजकुमार भी हो। इसका दिल तो यही कहता था। लेकिन वह जब भी ठठेरे के नौकर से पूछती कि आखिर वह कौन है, तो वह जवाब में हमेशा यही कहता कि मैं ठठेरे का नौकर हूं, जिसको तुम 2 अशर्फियां दिया करती थीं। एक दिन जब राजकुमार शहर से लकड़ियां बेचकर वापस आया तो वह काफी चिंतित लगा। राजकुमारी ने वजह मालूम की तो उसने कहा कि शहर में यह खबर गर्म थी कि तुम्हारे पिताजी किसी अजीब बीमारी का शिकार हो गए हैं और वैद्य खास ने कहा है कि अगर इनको काले हिरण का दिल 1 हफ्ते तक लगातार नहीं खिलाया गया तो उनका जिंदा रहना संभव नहीं रहेगा। कल तुम्हारे सारे जीजा काले हिरण की तलाश में इस जंगल में आएंगे, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि उन्हें घर का यह गुफा दिखाई ना दे। तुम भी उनके जाने से पहले बाहर ना निकलना। राजकुमारी ने पिता की बीमारी का सुनकर बहुत परेशान हो गई, बाहर ना निकलने का वादा किया और साथ ही साथ ठठेरे के नौकर राजकुमार से कहा, क्या तुम मेरे पिता के लिए काले हिरण का शिकार नहीं करोगे? राजकुमार पहले तो खामोश रहा, मगर फिर बोला, मैंने भी सोचा है कि मैं कुछ करूं, इसलिए मैं सुबह सवेरे ही काले हिरण की तलाश में निकल जाऊंगा। तुम परेशान मत होना, मुझे देर भी हो सकती है। तुम दुआ करना कि मैं कामयाब हो जाऊं और यह भी दुआ करना कि राजा मेरे महल में जाने पर मुझसे नाराज होकर मेरी जिंदगी के पीछे ना पड़ जाए, मगर मैं फिर भी जरूर जाऊंगा। राजकुमारी की बातें सुनकर परेशान तो हुई, क्योंकि राजा साफ साफ कह चुका था कि पहले तो तुम दोनों को जंगली जानवर ही नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर तुम जिंदा बच भी गए तो कभी महल में वापस ना आना। अगर ऐसा किया तो तुरंत तुम्हारी गर्दन उड़ाकर रख देंगे। अगली सुबह राजकुमार जंगल में बहुत दूर निकल गया। गधे को ऐसी जगह छुपाया जहां किसी की नजर ना पहुंच सके। जल्दी से पेड़ में बंधा हुआ घोड़े का बाल खोलकर उसे एक पत्थर पर रगड़ा तो परिजात हाजिर हो गया। राजकुमार ने कहा, तुरंत एक बहुत ही बड़ा तंबू लगाया जाए और इस जंगल में जितने भी काले हिरण हैं वह इस तंबू में लाकर जमा कर दिए जाएं। कोई एक हिरण भी आसपास जंगल में नहीं रहना चाहिए। तंबू के इर्द गिर्द पहरेदार हों और साथ ही साथ एक बड़ा सा तख्त बिछाकर इस पर सामान्य सी दरी सजा दी जाए। राजकुमार का यह कहना था कि तुरंत सारे काम हो गए। यह तमाम काम करके परिजात घोड़े ने इजाजत मांगी। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने शाही सिपाहियों के साथ काले हिरण की तलाश में निकल खड़े हुए। दोपहर तक जंगल का एक एक कोना छान मारा, लेकिन जंगल में कोई काला हिरण मौजूद होता तो उन्हें मिलता। सख्त निराशा और शर्मिंदगी के आलम में वह जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे, जहां दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा तंबू लगा नजर आया। करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों काले हिरण इस तंबू में मौजूद हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व एक बड़े से लकड़ी के तख्त पर बैठा हुआ है। उन्होंने अंदर प्रवेश करना चाहा तो रक्षकों के दल ने उन्हें रोक लिया और कहा, सिर्फ 3 आदमी अंदर जा सकते हैं। फिर तीनों राजकुमारियों के पति अंदर प्रवेश हुए और पूछा, आप कौन हैं? राजकुमार ने कहा, आप सब अपना मतलब बयान करें। इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं। राजकुमार ने पहले ही अपना रूप बदला हुआ था, इसलिए उसे न पहचान सके। उसके होठों पर जैसे वह और भी गंभीर हो गए और सोचने लगे, कोई बहुत बड़ी शख्सियत होगी, वरना सैकड़ों काले हिरण कौन इस तरह जमा कर सकता है? इन सब ने एक आवाज होकर कहा, इस राज्य के राजा को ऐसी बीमारी लग गई है जो सिर्फ काले हिरण का दिल खाकर ही दूर हो सकती है। आप कृपा फरमाकर हम तीनों को एक एक हिरण दे दें। राजकुमार बोला, हिरण तो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। एक तो यह कि आपको यह हिरण जिंदा नहीं दिए जाएंगे, मार कर दिए जाएंगे। दूसरी शर्त यह है कि आपकी पीठ पर हमारी गर्म गर्म मोहर लगेगी ताकि निशानी रहे कि यह कहां से लिए गए हैं। पहली बात पर तो इन तीनों को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दूसरी बात पर वह तैयार नहीं हुए, बल्कि शाही घमंड में आ गए और बोले कि हमारे पास शाही सिपाही मौजूद हैं।
हम जबरदस्ती भी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कि यह राजा की जिंदगी का सवाल है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, अगर यह बात है तो फिर तुम जबरदस्ती करके दिखाओ। तीनों राजकुमार बाहर गए और जाकर उन्होंने सिपाहियों के सामने सारी स्थिति रखी। सिपाही गुस्से में आ गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तलवारें निकालना चाही, जंगल से खूंखार जानवरों और जंगली जानवरों की आवाजें और उनके दौड़ लगाने की आहटें आना शुरू हो गई, तो वह सब के सब कांप गए। वह सब समझ गए कि तख्त पर बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है कोई खास कुदरत और ताकत का मालिक है, इसलिए वह इसकी शर्त मानने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने कहा, अब हिरण तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पहले मोहर सिर्फ तुम तीनों को ही लगनी थी। अब तुम्हारे सारे साथियों को भी लगेंगी, तब हिरण दिए जाएंगे। इन्हें राजकुमार की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उन सबको मोहर लगा देने के बाद जमा किए हुए हिरण उनके हवाले कर दिए गए और वह सब यूं ही निगाहों से गायब हुए। राजकुमार ने परिजात घोड़े का बाल रगड़ा, घोड़े के हाजिर होने पर आदेश दिया कि यह सब तंबू और हिरण वापस अपनी अपनी जगह पहुंचा दिए जाएं, सिवाय 4 हिरणों के। इनको मेरी गधा गाड़ी में रख दिया जाए। आम की आड़ में सारा मैदान साफ हो गया। राजकुमार ने अपना वही रूप बना लिया जो ठठेरे के नौकर का हुआ करता था। गधा गाड़ी पर बैठा और जिंदा 4 हिरणों को लेकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। गुफा के घर के करीब ही जहां राजकुमारी छुपी थी, गुफा के मुंह को छुपाने के लिए बनाई गई झाड़ियों की आड़ से राजकुमारी ने अपने जीजाओं को मारे हुए काले हिरण ले जाते हुए देख लिया था। उसकी निगाहें ठठेरे के नौकर को बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही थीं। इतने में उसे दूर से गधा गाड़ी आती हुई नजर आई। वह यह देखकर हैरान रह गई कि गाड़ी में 4 काले और तंदुरुस्त हिरण बंधे हुए थे। राजकुमार जानता था कि राजकुमारी झाड़ियों की आड़ से उसे देख रही होगी, इसलिए वह हाथ लहराता हुआ गुजर गया। सूरज डूबने से पहले वह महल तक अमानत पहुंचाकर वापस आना चाहता था, इसलिए उसने रुकना उचित नहीं समझा। वह शहर की जिन जिन गलियों और सड़कों से गुजर रहा था, सब लोग हैरत कर रहे थे और 4 हिरण लेकर राजा के महल जा रहा है। और कमाल यह है कि चारों के चारों हिरण जिंदा हैं। जब राजकुमार राजा के महल के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसे न सिर्फ रोक लिया गया, बल्कि पहरेदार राजा के आदेश के अनुसार उसे मारने का इरादा कर ही रहे थे कि रक्षक की नजर 4 जिंदा काले हिरण पर पड़ गई। सब ने हैरत जाहिर करते हुए अपने हाथ रोक लिए और जाकर राजा को सारी स्थिति बताई और कहा कि ठठेरे का नौकर 4 जिंदा काले हिरण भी साथ लाया है। यह सुनते ही राजा आपे से बाहर हो गया और कहा, इसे हिरण ले लो और यह कह दो कि वह जितनी जल्दी हो सके जंगल में लौट जाए, वरना इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। राजकुमार संदेश सुनकर चुपचाप वापस जंगल की ओर लौट गया। राजकुमारी, जो सुबह से इसके इंतजार में थी, वह झट इसके लिए खाना और पानी लेकर आई और पूछा, मेरे पिताजी, राजा खुश हुए कि नहीं? राजकुमार ने एक लंबी सांस खींचकर सारी स्थिति सामने रख दी और कहा, शुक्र करो, मैं जिंदा सलामत वापस आ गया। राजकुमारी को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जिंदगी हमेशा की तरह गुजरती रही। राजकुमारी को महल से निकाल दिए जाने का गम जरूर था, लेकिन वह हैरान थी कि जिस सुकून के साथ वह जंगल में जिंदगी गुजार रही थी और जिस शांति के साथ उसे भरपूर नींद आ रही थी, वह आराम, सुकून और संतुष्टि महल में कभी क्यों नहीं मिला। उसे अब यह भी यकीन आने लगा था कि जिसको वह कोई राजकुमार समझती थी, वह वाकई ठठेरे का नौकर ही है। लेकिन इसमें जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बहुत ही सुंदर हो गई है। अब तो वह यह भी सोचती थी कि अगर वह दोबारा महल में बुलाई गई तो शायद वहां एक दिन भी ना रह सके। यह सुंदर कुदरती माहौल, यह पूर्ण शांति, यहां तक कि यहां के पक्षी और जंगली जानवर तक सब के सब उसे अपने दोस्त लगने लगे थे। लेकिन ऐसा क्यों था? इस पर वह बहुत हैरान थी और उसे लगता था कि ऐसा सब कुछ ठठेरे के नौकर की वजह से ही है। एक दिन राजकुमार ने शहर से आकर खबर दी कि तुम्हारे राज्य पर दुश्मन राज्य का राजा हमलावर होने वाला है। उसके पास सब हथियारों का एक बहुत बड़ा लश्कर है और उसने तय कर लिया है कि वह तुम्हारे राजा की सल्तनत पर जरूर कब्जा कर लेगा।
राजा तो परेशान ही है, सारे राज्य की जनता भी बहुत चिंतित है, इसलिए कि वह दुश्मन राज्य के राजा के अत्याचारों से परिचित है। सभी अंदर से बहुत डरे हुए हैं कि आखिर इनका क्या होगा। राजकुमारी यह सुनकर बहुत उदास और परेशान हो गई। कहने लगी, तुम कुछ करो। ठठेरे के नौकर ने कहा, मैं आखिर अकेला क्या कर सकता हूं? डरता हूं कि अगर राजा ने मुझे देख लिया तो कहीं वह मुझे मार ना दे। वैसे भी वह बहुत परेशान है, लिहाजा जो कुछ मैं कर सका मैं वह जरूर करूंगा। तुम भगवान से दुआ करो, भगवान बेहतर करे, वही अच्छे बुरे का मालिक है। अगली सुबह राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वह वहां पर जा रहा है और उससे जो बन पड़ेगा वह करेगा। वह उसकी प्रतीक्षा करें और भगवान के सामने दुआ करते रहे कि भगवान इस राज्य वालों को इस कड़े समय में अपनी नजर में रखे। राजकुमार घने जंगल में प्रवेश हुआ। परिजात घोड़े का बाल जमीन पर रगड़ा तो परिजात घोड़ा हाजिर हो गया। राजकुमार ने कहा, इसके लिए खूबसूरत लेकिन युद्ध का पोशाक मुहैया किया जाए और एक हवा में उड़ने वाला तेज गति घोड़ा हाजिर किया जाए और एक बाल से भी बारीक तेज तलवार का इंतजाम भी किया जाए। पलक झपकते ही सारी चीज हाजिर हो गई। राजकुमार ने युद्ध का पोशाक पहना, तलवार हाथ में पकड़ी और घोड़े पर सवार होकर जूं ही घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवाओं में उड़ता हुआ महल की ओर रवाना हो गया। उधर युद्ध का मैदान सज चुका था और जालिम राजा की फौजें हरकत में आ चुकी थीं। इस राज्य के राजा की फौजों के पैर उखड़ चुके थे। तीनों राजकुमारियों के पति अपने अपने साथियों के साथ भागने का रास्ता अपना चुके थे। राजा अपने कुछ वफादारों के साथ भागती हुई फौज को हौसला देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नाकामी हो रही थी। उसे अपनी हार साफ नजर आ रही थी। इतने में उसे एक और ही मंजर दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कौंध रही हो। एक तेज गति घोड़ा आकाश में लपकता चला आ रहा था। वह जहां से भी गुजर रहा था सिरों की फसलें काटता चला जा रहा था। लाशें जमीन पर गिरकर तड़प रही थीं और सवार था कि पलट पलट कर उन पर हमला कर रहा था। जालिम राजा की फौजों ने जब यह मंजर देखा तो उसकी फौजों के पैर उखड़ गए। वह सब अपनी जान बचाकर वापस पलटने पर मजबूर हो गए। इस राज्य की भागती फौजें पलट आईं और जालिम राजा और उसकी फौजें ऐसे भागी कि अपने पीछे सिर्फ धूल का तूफान छोड़ गई। राजा ने आसमान की ओर देखा तो बस इतना ही देख सका कि अत्यंत सुंदर सवार घोड़े पर सवार था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी, जिसे वह लहराता हुआ अत्यंत तेज गति के साथ दूर आसमान पर जाकर उनकी निगाहों से गायब होता चला गया। राजकुमार जंगल के सुनसान में उतरा जहां इसने यह सब युद्ध का सामान मांगा था। बाल रगड़ने पर परिजात घोड़ा फिर हाजिर हुआ। सारा सामान उसके हवाले किया और अपना पुराना रूप धरकर अपनी गधा गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। उधर राजकुमारी जो तीव्रता से राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही थी, घने पेड़ों के पीछे छुपी पल पल की खबरें सुन रही थीं। आम इंसान और फौजियों के काफिले इसी रास्ते से गुजर रहे थे। विजय की खबरें मिल रही थीं और साथ ही साथ एक अजीबोगरीब मदद का जिक्र भी किया जा रहा था। कोई कहता, वाह क्या उड़न घोड़ा था और क्या उस पर सवार राजकुमार था। उसके हाथ में ऐसी तलवार थी जो दुश्मन फौज की गर्दनें काट रही थी। वह ना होता तो हमारी फौज के हौसले तो टूट ही चुके थे। न जाने वह कौन था और कहां से आया था। विजय के बाद बस आंखों ने इतना देखा कि वह आकाश के उस पार कहीं खो गया। न जाने क्यों राजकुमारी को यह अनुमान हुआ कि हो ना हो यह मेरा ही ठठेरे का नौकर ही होगा। वह दिल ही दिल में उसी को उड़न घोड़े पर सवार देख रही थी कि इतने में उसने ठठेरे के नौकर को अपनी गधा गाड़ी समेत आते देखा, लेकिन उसे ऐसा ही लगा कि वह अपने उड़न घोड़े पर आ रहा हो। करीब आकर राजकुमार ने विजय की खुशखबरी सुनाई और भगवान का शुक्र अदा करने को कहा। राजकुमारी ने बड़े चाव से कहा, आखिर तुम बताते क्यों नहीं कि तुम कौन हो। ठठेरे के नौकर का वही जवाब था कि मैं वही ठठेरे का नौकर हूं जिसको तुम 2 अशर्फियां दिया करती थीं। यह सुनकर उसके सारे सपने टूट जाते और वह सोचती थी कि शायद वह सच ही कहता है। अब इस राज्य के राजा की भी आवाज सुनी। जिस राज्य का राजकुमार था, राजा राजकुमार के इस तरह गायब हो जाने पर बहुत ही उदास था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह यही सोचा करता था,
कि अगर वह मर गया तो इस सिंहासन का वारिस कौन होगा। दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं थी। उसे यह शक भी होने लगा था कि शायद उसकी दूसरी पत्नी ने ही ऐसा माहौल पैदा किया कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। यह शक उसे उस समय हुआ जब शाही वैद्य ने उसकी बीमारी का इलाज घोड़े के बच्चे के दिल को खाने का करार दिया था। घोड़े और राजकुमार के गायब हो जाने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह और भी स्वस्थ नजर आने लगी। जब वैद्य से राजा ने अपनी पत्नी की सेहत का कारण पूछा तो उसने बस इतना ही कहा कि खुदा की मर्जी के आगे कोई क्या बोल सकता है। उसके जवाब से राजा संतुष्ट तो नहीं हो सका, लेकिन इसने किसी शक का इजहार भी नहीं किया। एक दिन राजा को अपने बेटे की बहुत याद सताने लगी, तो वह दरबार में जाने के बजाय अपने महल में ही इधर उधर टहलने लगा। टहलते टहलते उसे अपने तहखाने का ख्याल आया, जहां उसकी पहली पत्नी और बेटे की बहुत सारी यादगार चीजें रखी थीं। इसने सोचा, क्यों ना आज इन चीजों को देखकर ही दिल बहलाया जाए। वह अपनी पत्नी के कमरे की ओर चल पड़ा। तहखाने में जाने का गुप्त रास्ता वहीं से जाता था। जब वह पत्नी के कमरे में प्रवेश हुआ तो यह देखकर हैरान हो गया कि वह कमरे में मौजूद नहीं थी। सारे महल में भी इसने अपनी पत्नी को नहीं देखा था, तो फिर वह कहाँ है? वह अभी यह सोच ही रहा था कि उसे तहखाने का रास्ता खुला नजर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता तहखाने में उतरता चला गया। वह इतनी आहिस्ता के साथ उसमें उतरा कि उसकी दूसरी पत्नी को उसके आने की आहट तक सुनाई न दी। राजा और भी ज्यादा हैरान उस समय हो गया जब उसने अपनी पत्नी की दासी को एक कुर्सी में बंधा हुआ पाया। राजा की पत्नी उस पर झुकी हुई थी और दोनों का मुंह उसकी ओर नहीं था। राजा ने बहुत हैरानी के साथ यह मंजर देखा और जल्दी से एक बड़ी सी अलमारी की आड़ में छुप गया। उसे अपनी पत्नी और दासी की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। दासी पूछ रही थी, आखिर मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे मारने के इरादे से तहखाने में लाई हैं? मारने का इरादा? यह सुनकर राजा के कान खड़े हो गए। इसने सावधानी से झांका तो उसे रानी के हाथ में खुला हुआ खंजर नजर आया। रानी ने कहा, तेरा मारा जाना इसलिए जरूरी है कि तू मेरी राजदार है। अगर तू राजा के हाथ लग गई तो महल में एक तूफान खड़ा हो जाएगा और मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दासी कहने लगी, मैं ही आपकी वफादारी में 2-3 बार राजकुमार को जहर देने के लिए राजी हुई थी। मैंने ही यह राज खोला था। जो घोड़े का बच्चा राजकुमार ने खरीदा था वह कोई परिजात था और राजकुमार से इंसानों की तरह बातें किया करता था। मैंने ही जहर देने की नाकामी के बाद घोड़े को खत्म करने की तरकीब आपको बताई थी और यह भी बताया था कि राजकुमार अपने पिता को कोई परेशानी नहीं पहुंचाना चाहता और वह जानता है कि वह आपसे बेपनाह प्रेम करते हैं। आपसे प्रेम करने की वजह से राजकुमार जानता था कि राजा उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। इसलिए जब राजकुमार से कहा जाएगा कि वह घोड़े के बच्चे को उसके लिए मार रहे हैं ताकि आपकी जान बचाई जा सके, तो वह इस पर राजी हो जाएगा, इसीलिए कि उसे अपने पिता की हर खुशी स्वीकार थी। अब मुझे क्या मालूम था कि वह परिजात घोड़े का बच्चा उसे कहां ले गया। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दें। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मैं मरते मर जाऊंगी, लेकिन आपका कोई राज नहीं खोलूंगी। राजा, दासी और अपनी दूसरी पत्नी के बीच होने वाली एक एक बात पर हैरान होता रहा। सारी कहानी उसकी समझ में आने लगी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका महल साजिशों का गढ़ है। इससे पहले कि उसकी दूसरी पत्नी दासी का गला काटती, वह तेजी के साथ अलमारी की आड़ से निकला और रानी का लहराता हुआ हाथ पकड़कर एक जोरदार झटका दिया, जिससे खंजर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। रानी ने मुड़कर जब यह देखा कि वह राजा साहब हैं, तो वह मारे डर के बेहोश हो गई। राजा को सारी साजिश का पता चल चुका था। रानी को एक अलग कारागार में बंद कर दिया गया और दासी को तहखाने से निकालकर पहले तो उसे सारे राज उगलवाए, फिर उसको भी एक अलग कारागार में बंद कर दिया। दोनों का अपराध एक जैसा था, इसलिए उचित समय पर इन दोनों की सजा का ऐलान किया जाना था। उधर
राजा को अब अपने बेटे की तलाश की चिंता हुई। इसने राज्य के अंदर और आसपास के सभी राज्यों में अपने जासूस दौड़ाए और सूचना देने वालों के लिए भारी इनाम का ऐलान किया। काफी समय बाद एक बहुत बड़े पड़ोसी राज्य से आने वाले किसी व्यापारी ने राजा से मिलने की इजाजत मांगी। राजा ने उसे अकेले में मुलाकात की। उसने बताया कि जब वह अपने राज्य में था तो उसने एक अजीबोगरीब शादी देखी। शादी राजा की बेटियों की थी। उस राज्य के रिवाज के अनुसार सारे शहर के जवानों को राजकुमारियों के करीब से गुजरना होता था और जो राजकुमारी जिसका हाथ थाम लेती या इशारा कर देती उसकी शादी उसी से कर दी जाती थी। सबसे छोटी राजकुमारी ने हमेशा एक ऐसे नौजवान का प्रतीक्षा की जो एक ठठेरे के घर सेवक था और उसी के साथ रहता था। ठठेरा शाही ठठेरा था। इस नौकर की जिम्मेदारी यह थी कि वह शाही महल में कलई किए हुए बर्तन ले भी जाए और जिनको कलई करना हो वह ले भी आए। कम उम्र होने की वजह से ठठेरे के नौकर को शाही महल के अंदर तक जाने की इजाजत थी। शायद वह सुंदर भी हो, लेकिन अपना भेष बदलने के लिए हर समय अपने मुंह पर कालिख मलकर रखता था। राजकुमारी ने 2 बार उसी का हाथ पकड़ा, लेकिन राजा ने विरोध किया। दोनों बार उसे राजकुमारी की भूल करार देकर अगले दिन फिर से सबको जमा होने के लिए कहा, लेकिन तीसरी बार भी राजकुमारी ने न जाने क्यों उसे छोड़कर ठठेरे के नौकर को ही पसंद किया। मेरा ख्याल यह है कि शायद वह आप ही का बेटा हो और भेष बदल कर वहां रहता हो और राजकुमारी इसकी सच्चाई से परिचित हो गई हो। राजा और उसके शाही खानदान को अपनी बेटी की यह बात सख्त नापसंद हुई। सच्चाई क्या है यह तो भगवान ही जानता है, लेकिन शादी की अगली सुबह ही राजा ने दोनों को एक ऐसे जंगल में फेंक दिया जो खतरनाक जंगली जानवरों और पक्षियों का घर है। इसके बाद क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। मैं तो आपके राज्य में व्यापार के लिए आया हूं। मुझे इस बात का कोई पता ही नहीं था कि आपका राजकुमार कहीं गायब है। अगर इस बात का पता होता तो मैं अपनी जानकारी का बयान आपसे जरूर करता। राजा ने व्यापारी की सारी कहानी गौर से सुनी और इस व्यापारी से कहा, मैं आपको अपनी सुरक्षा में लेता हूं और जब तक मैं अपने बेटे को नहीं पालूंगा या मुझे यह मालूम नहीं हो जाएगा कि मेरा बेटा जिंदा है या मर चुका है, उस समय तक आप मेरे खास मेहमान रहेंगे। आप हमारे बहुत बड़े एहसान के हकदार भी हैं, इसलिए हमारे लिए आपकी सुरक्षा फर्ज हो चुकी है। अगले ही दिन राजा ने कई भरोसेमंद जासूसों को सच्चाई जानने पर लगाया कि वह यह मालूम करके बताएं कि ठठेरे का नौकर वास्तव में क्या था और अब वह किस हाल में है। कई दिनों के बाद उसके जासूसों ने सूचना दी कि ठठेरे का नौकर जिस राज्य में ठठेरे के पास काम करता था उस राज्य का निवासी नहीं था। ठठेरे ने यह भी बताया कि उसको यह नहीं मालूम कि वह आखिर कहां रहता था। वह एक मेहनती और बहुत बुद्धिमान लड़का था। वह महल के अंदर आता जाता था और राजा की सबसे छोटी बेटी उसे पसंद करने लगी थी। वह चाहती थी कि वह मुंह पर कालिख मलकर आने के बजाय नहा धोकर आए और बहुत अच्छे कपड़ों में आए। इसलिए वह उसे सोने की अशरफियां भी देती थीं ताकि उसे अच्छे कपड़े खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वह हमेशा इसी रूप में महल में आता जाता था। रिवाज के अनुसार राजकुमारी ने उसे तीसरी बार भी पसंद किया तो राजा ने इसके साथ अपनी बेटी की शादी तो कर दी, लेकिन उसे जंगल में फेंक दिया। जिसके बाद क्या हुआ यह उसे भी खबर नहीं। राजा को जब यह सारी जानकारी मिल गई तो उसने अपनी फौज को आदेश दिया कि वह हमले के लिए तैयार हो जाए। उधर जिस राज्य में राजकुमार रह रहा था उसको और राजकुमारी को भी एक बड़े हमले की सूचना मिल चुकी थी। राजकुमारी को क्या मालूम था कि हमलावर फौज खुद उसके पति के राज्य के राजा की है। वह बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि वह जानती थी कि हमलावर फौज और राज्य का राजा बहुत ही ताकतवर है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके पिता का सिंहासन और ताज छिन जाए। अपनी परेशानी का बयान राजकुमारी ने ठठेरे के नौकर से किया। राजकुमार ने कहा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जिस तरह भगवान ने हर बार कोई रास्ता निकाला है, अब भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। राजकुमारी बोली, राजा से मिलकर अपनी सहायता का यकीन तो दिलाया जा सकता है। यह सुनकर राजकुमार ने कहा, वह निराश ना हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजकुमार को मालूम था कि जो राज्य हमलावर होने वाला है
वह खुद उस राज्य के राजा का बेटा है। उसने सोचा कि राजा को अपने महल में होने वाली साजिशों का यकीनन पता चल गया होगा। उसे किसी न किसी तौर पर यह पता चल गया होगा कि मैं ठठेरे का नौकर कौन हूं और कहां हूं। शायद अब यही समय है जब मुझे अपनी सच्चाई राजा के सामने खोल देनी चाहिए। इसी हालत में उसे नींद आ गई। सोते समय मां ने उसे आदेश दिया कि जब तुम्हारा बाप लड़ाई के लिए सख्त तैयारी कर रहा हो तो तुम उसके साथ खड़े होना, पूरी सच्चाई मत बताना और यहां के राजा की मेहरबानियां ही गिनाना, ताकि बड़े पैमाने पर खून खराबे से दोनों राज्य बच जाए। बाकी बातें तुम पर छोड़ी जाती हैं ताकि मौके के मुताबिक जो फैसला हो वह कर सको। अगली सुबह जब राजकुमार और राजकुमारी की आंख खुली तो चारों तरफ हो हल्ला मचा हुआ था। खबर मिली कि फौजों का आमना सामना हो चुका है और किसी भी समय भयानक लड़ाई छिड़ सकती है। राजकुमार ने जल्दी से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले जाकर उससे कहा, आज समय आ गया है कि मैं अपनी सच्चाई तुम पर खोल दूं। बस तुम मुझसे कोई सवाल मत करना और जो भी मैं कहता जाऊं और करता जाऊं तुम उस पर अमल करते रहना। यह कहकर उसने परिजात घोड़े का बाल घर के एक पत्थर पर रगड़ा। परिजात घोड़ा हाजिर हुआ। उसने आदेश दिया कि मर्दाना और जनाना शाही पोशाक का इंतजाम किया जाए और एक ताकतवर और तेज रफ्तार उड़ने वाला घोड़ा भी मुहैया किया जाए। बाल से भी बारीक तेज धार वाली तलवार भी दी जाए। यह सारा सामान पलक झपकने से पहले हाजिर कर दिया गया। राजकुमारी हैरत की तस्वीर बनी। यह सब देखती रही। तैयारी के फौरन बाद राजकुमार अपने घोड़े पर बैठा। अपने पीछे राजकुमारी को बिठाकर जादू के घोड़े को ऐड लगाई। घोड़ा पलक झपकते ही वहां से जंग के मैदान के ऊपर उड़ने लगा। उधर हमला हो चुका था और इस राज्य की फौज की हार हो रही थी। राज्य के राजा की फौजों के कदम मैदान से उखड़ चुके थे। राजकुमार ने देखा कि तीनों बहनों के पति मैदान छोड़कर अपने अपने फौजी दस्तों के साथ भागने का रास्ता अपना चुके हैं और खुद उसका बाप अपने वफादार सैनिकों के साथ दुश्मन फौजों के घेरे में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक दोनों फौजों और दोनों राज्यों की नजरें आसमान पर एक अजीबोगरीब नजारा देख रही थीं। उड़न घोड़े पर सवार कोई बहुत खूबसूरत राजकुमार और राजकुमारी जंग के मैदान के चक्कर लगा रहे थे। यह देखकर दोनों तरफ की फौजें लड़ना भूलकर इस नजारे को देखने में मग्न हो गईं। इस राज्य के राजा ने तो ऐसा नजारा पहले भी देखा था, लेकिन घोड़े पर सिर्फ राजकुमार ही दिखाई दिया था जिसको वह पहचान नहीं सके थे। इसी की वजह से उसके राज्य को जीत नसीब हुई थी, वरना तो उस समय भी उन्हें हार तकरीबन हो चुकी थी। वह समझ गया कि आज भी भगवान ने कोई मदद इसके लिए भेजी है। अचानक उसने देखा कि वह उड़ने वाला घोड़ा ऐलान करता फिर रहा है कि जंग बंद की जाए, वरना अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। ऐलान सुनते ही जंग रोक दी गई। दोनों फौजें अपनी अपनी सफों में वापस चली गईं। जैसे ही जंग बंद हुई तो देखने वालों ने एक और नजारा देखा कि वह उड़न घोड़ा उड़ते उड़ते हमलावर राजा के करीब जाकर उतर गया। घोड़े पर बैठा वह राजकुमार जल्दी से उतरा और राजा के कदमों में जा गिरा। इससे पहले कि राजा कुछ समझ पाता, इसने राजा के कदम चूमना शुरू कर दिए। राजा ने हैरानी के साथ कदमों में गिरकर रोने वाले राजकुमार को उठाया। राजा अपने बेटे को पहचान चुका था। दोनों मिलकर खुशी के आंसू बहा रहे थे। राजकुमारी और बाकी सब लोग तस्वीर बने यह तमाशा देख रहे थे। राजकुमार ने अपनी पत्नी को करीब आने का इशारा किया और बताया कि यह मेरे माता पिता हैं, और राजा से कहा, यह मेरी पत्नी है और जिस राज्य पर आपने हमला किया यह इस राज्य के राजा की बेटी है। राजा ने अपनी बहू और दामाद को पहचान लिया और परेशान हो गया कि अब क्या होगा। राजकुमार ने आगे बढ़कर उसके भी कदम चूमे और कहा, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था और मैं अपनी सच्चाई आपको नहीं बता सकता था। जंग खत्म हो गई। फौजियों ने वापसी का इरादा किया तो राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर साथ ले जाना चाहा। राजकुमार के बाप ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, इस राज्य की राजकुमारी को वह साथ नहीं ले जा सकता। शादियां और विदाई, और वह भी राजाओं के बेटों और बेटियों की, ऐसे नहीं हुआ करती। हम अगले हफ्ते बड़ी शान शौकत के साथ बारात लेकर आएंगे। इस ऐलान के साथ ही
दोनों तरफ के सैनिकों ने खुशी का नारा लगाया। यह एक ऐसा नजारा था जो किसी ने कभी नहीं देखा था। दोनों राज्यों में 1 हफ्ते तक शादी की तैयारियां चलती रहीं। विदाई के समय राजकुमारी के माता पिता ने कहा, कितना खुशी का मौका है, 2 राज्य एक रिश्ते में बंध रहे हैं। जमीन और आसमान ने एक कहानी का अंजाम इतना खूबसूरत बना दिया कि सभी हैरान रह गए। दोनों राज्य एक बनकर दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें यह बहुत बड़ा सबक मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हों, भगवान पर भरोसा और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। राजकुमार और राजकुमारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य, निडरता और न्यायप्रियता से हर संकट का सामना किया जा सकता है। यदि हम अपने कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहें, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे लिए सफलता का मार्ग खोल देती हैं। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि बाहरी रूप या स्थिति कभी किसी की असली पहचान नहीं बताती। असली मूल्य तो दिल और कर्म में होता है। एक साधारण नौकर भी अपनी निष्ठा, बुद्धिमत्ता और साहस से सबसे बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है और दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। अंततः यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा साहस, अपने परिवार और अपने लोगों के लिए त्याग और ईमानदारी से भरा जीवन ही इंसान को महान बनाता है। और जो लोग अपने धर्म, संस्कार और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए कोई शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। तो प्यारे साथियों, हमें भी अपने जीवन में हमेशा सच्चाई, धैर्य और साहस को अपनाना चाहिए। यही सबसे बड़ा और सच्चा मार्गदर्शन है जो हमें हर मुश्किल से उबरने और सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।